नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ब्रिटेन में पाकिस्तानी रेप गैंग की दरिंदगी पर, सियासत और चीन से कोरोना जैसे एक और वायरस के खतरे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, नया नेता चुने जाने तक बने रहेंगे पद पर। कई हफ्तों से ट्रूडो पर था पद से हटने का दबाव। लिबरल पार्टी के करीब 2 दर्जन सांसद खुलकर आ गए थे विरोध में। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भारत दौरा, पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष समेत दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मिली नई ऊंचाइयां। भारत ने अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, अपनी विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर एलन मस्क के आरोपों को किया खारिज। कहा, मामले में फैलाई जा रही है झूठी और गलत जानकारी। मस्क बोले, स्टारमर को भेजो जेल। भीषण बर्फीले तूफान से जम गया अमेरिका, 7 राज्यों में आपातकाल की घोषणा। वॉशिंगटन डीसी के कई इलाकों में जमी करीब 16 इंच तक बर्फ, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पद छोड़ने की घोषणा को लेकर के। जस्टिन ट्रूडो ने पद छोड़ने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पद छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने लिबरल पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है और जब तक कि नया प्रमुख नहीं चुना जाता तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और हाल के दिनों में हमने देखा कि उनकी पार्टी के सांसदों की ओर से उनका भारी विरोध हुआ था और उस विरोध के बाद अब उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने लिबरल पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर पहले उन्होंने ये घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो अब कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। और आइए अब हम आपको अपनी मुख्य खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का मामला एक बार फिर ब्रिटेन की सियासत में सुर्खियों में है। इस बार इस मामले को हवा दी है प्रमुख अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने। कई साल पहले घटी घटना के सिलसिले में मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर एलन मस्क और कीर स्टारमर आमने सामने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी का शिकार बनाने वाले पाकिस्तानी यौन अपराधियों के गैंग के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन की सियासत हिचकोले खाने लगी है। यौन शोषण का यह मामला पुराना है, लेकिन टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के हस्तक्षेप के बाद से फिर से सुर्खियों में है। अब मस्क के आरोपों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन झूठी और गलत खबरें फैलाने वालों को पीड़ितों की मदद के बजाय सिर्फ अपने हितों की चिंता है। ऐसे लोग सड़कों पर होने वाली हिंसा से परोक्ष रोमांच हासिल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले दिनों ट्रंप के बेहद करीबी मस्क ने ब्रिटेन के पीएम पर आरोप लगाया था कि 15 साल पहले जब वे पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रमुख थे तब वे आरोपियों को सजा दिलाने में नाकाम रहे थे। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी ने यौन शोषण कांड की जांच की मांग की थी, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्टारमर 2008 से 2013 तक प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख रहते हुए ब्रिटेन के बलात्कार वाले मामलों में सहभागी थे। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े अपराध में उनकी मिलीभगत के लिए उन्हें आरोपों का सामना करना चाहिए। मस्क ने आरोप लगाया कि पीड़ितों के बार बार सामने आने के बाद भी प्रवर्तन एजेंसियां इसे रोक पाने में विफल रहीं।
इस पर ब्रिटेन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मस्क ने ब्रिटेन सरकार को गलत समझ लिया है और उन्होंने इस मामले में गलत सूचना दी है। हम इस मुद्दे से निपटने के लिए मस्क के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इसमें ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। पहले इन्हें बहला फुसलाकर इनका विश्वास जीता जाता है, फिर शराब, गांजा और ड्रग्स की लत लगाई जाती है। लड़कियां समझ नहीं पाती हैं कि इनका यौन शोषण हो रहा है। इनमें से तो कई को मानव तस्करी का शिकार भी होना पड़ा। कई ने गर्भ भी धारण किया और उन्हें अबार्शन कराना पड़ा। ये ग्रूमिंग गैंग्स पूरे ब्रिटेन में काम करते थे, लेकिन रोचडेल, रदरहैम और टेलफोर्ड राज्यों में इन्होंने सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाया। इस घिनौने अपराध में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुष शामिल थे। यही कारण है कि इसे पाकिस्तानी रेप गैंग के तौर पर भी जाना जाता है। और इस खबर पर बात करने के लिए यशवर्धन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं ब्रिटेन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या है ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग और क्या ये मामला था? ये आपने सही कहा कि ये मामला नया तो नहीं है, काफी पुराना हो चुका है, मगर ये जो कांड है यौन शोषण का, और ये खासकर पाकिस्तानियों इसमें शामिल थे। ये गैंग्स जो कहलाते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। और मैं तो ताज्जुब रहा कि 1997 से लेके 2013 तक सिर्फ एक जगह रोथरहैम में 1400 लड़कियों का शोषण, यौन शोषण हुआ। और ये तो एक बड़ा शर्मिंदनाक और दरिंदा एक कांड है। और मैं समझता हूँ कि इस पे जो अब फोकस आ रहा है, एलॉन मस्क ने अपने एक्स में बड़ा इस पर फोकस ला रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो आश्चर्यजनक रह गया कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी इसमें शामिल हैं, जो बड़े गंभीर और बड़ा विवरण जो है, जो कांड हुआ था वो देख के तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कांड है। और शायद सरकार, उस समय की सरकार और ब्रिटेन की सरकार ने शायद इसको अपने ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाया था, इसको टैकल करने में, इसको इसका सामना करने में। क्योंकि क्यों नहीं किया ये तो खैर हमें सोचना पड़ेगा। शायद क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स था, या पॉलिटिकल करेक्टनेस था, या शायद ये डरते थे, और ये कोर्ट रिकॉर्ड्स में है कि अगर पुलिस के जो अधिकारी थे, आला अधिकारी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो काउंसिल्स थे वहां पे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सब डरते थे, सब इसको सामने नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनको फिर इस्लामोफोबिक कहा जाता। तो ये तो बड़ा शर्मनाक एक घटना है। एक घटना नहीं, ये तो काफी। और कह रहे हैं कि 2017 से 22 इनको खबर अभी पूरा नहीं है, मगर शायद 15,000 बच्चे शायद शिकार हुए हैं ऐसे गैंग्स के। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। और हम लोग, जहां हमें कहा जाता है भारत में कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो, मगर क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हुआ? क्या इस पर कार्रवाई ठीक से क्यों नहीं की गई? इसी और को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लोग सिन्हा कह रहे हैं साहब। कि सिन्हा साहब, नेशनल इसी को हम इंक्वायरी। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे ये जानना जी। चाहते हैं कि एलोन मस्क जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर पे हमला कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि के स्टामर साहब थे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उस समय, मगर उनका क्या रोल रहा उस पे, ये तो वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने काफी रिफॉर्म्स भी किए थे। इसलिए ये मस्त साहब और स्टामर साहब के बीच में इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा हमें। मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा। अब आप देखिए जगह कहाँ कहाँ के हैं। अब आप जो बर्मिंघम के ऊपर मिडलैंड्स कहलाता है, और उस मैनचेस्टर तक वो एरिया आप देखेंगे, तो वहाँ पर ज्यादातर ये पाकिस्तानी और मीरपुरी आके बस गए हैं। अब इनके इरादे क्या हैं, ये क्या करते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको मालूम है। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो शासक पार्टी है
वहाँ मजबूत है। इलेक्शंस में वहाँ जीतते, वहाँ के जो सांसद आते थे वो भी यही कम्युनिटीज के आते थे। जो काउंसिल्स होते हैं, लोकल काउंसिल, वहाँ भी ये लोग रहते थे। तो क्या ये न्याय दे पाते या देना चाहते थे, ये एक सवाल उठता है। ये किस ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ की सियासत में इस वक्त जिस तरह से एलन मस्क के बाद अब हम देख रहे हैं कि सियासत में एक तरह का भूचाल आया हुआ है वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के, तो आगे आपको किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये मस्त साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी और देशों पर भी दिया है स्टेटमेंट, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये ज़रूर है कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और पहले भी उठ चुका था, मगर अब ये पूरे नेशनल फोकस, इंटरनेशनल फोकस हो गया है इस विषय पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्रिटानिया के सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे नेशनल इंक्वायरी करें या जो भी करेक्टिव एक्शंस जो लिया है उसको सामने लेकर आए, और क्या सजा दिया गया है इनको, वो सबसे तो महत्वपूर्ण वो है कि ये जो लोग साफ साफ जो इन्होंने ऐसे काम किए हैं, जिनके नाम मालूम, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, ये आके अगर समझाएं पब्लिक को, और तो शायद ये मामला शांत हो। मगर जो मस्त साहब कह रहे हैं, स्टामर साहब प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन हमारा एक देश के साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, इसलिए मैं नहीं टिप्पणी देना चाहता हूँ कि क्या कितनी सच्चाई है मस्त साहब जो कह रहे हैं। मगर मैं ये कह सकता हूँ ये जो मुद्दा है इसमें सच्चाई जरूर है। आप इस तरह के जो और मामले हैं, response इस तरह के मामले, चाहे हम दूसरे देशों की बात करें, तो जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं हम अभी यहाँ पर देशों का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को ये बढ़ावा देती है, इस तरह की जो पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, कट्टरपंथी तो होते ही है वहां पर। क्या पूरे यूरोप में देखिए, अब ट्रम्प साहब इलेक्शन क्यों जीते वहां पर, अमेरिका में देखिए, मगर यूरोप तो खास करके ये आतंकवाद और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी जो होते हैं, आइडियोलॉजी, उसके खिलाफ लड़ रहा है, झुलझ रहा है। और हमारे यहाँ देखें, हमारे इलाके में देखें क्या हुआ है, अभी हाल में क्या हुआ हमारे एक पड़ोसी देश में, कौन इसके जिम्मेवार हैं और क्यों वहाँ उग्रवादी जिहादी वहाँ पर उभर के आए हैं, ये सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि नॉर्वे की ओर से ये आवाज आई है कि एलन मस्क बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सोशल मीडिया में काफी वो मजबूत हैं, तो ऐसे में दूसरे देशों में क्या कुछ हो रहा है या दूसरे देशों की सरकारों पर टिप्पणी करना, ये कितना वाजिब है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो फटाफट टिप्पणी करते हैं हमारे बारे में या किसी कोई और देश के बारे में। वो अगर वो कहते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब बात है कि आप कह रहे हैं कि आप दूसरे देश, ये तो बस साहब अगर कुछ कह रहे हैं, चाहे गलत हो या सही हो, वो मैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्या कितने हद तक सही है। मगर ये कहना कि दूसरे देशों के मामले पर उनको टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, ये तो खुद वो उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद देते हैं बाकी देशों में और जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हम कहते हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को, वो तो बराबर हमें सलाह देते हैं, हमारी निंदा करते हैं और टिप्पणी देते हैं। इसलिए हमें तो ये जरा सुन के जरा आश्चर्य हुआ और जरा हंसी भी आया कि वो कह रहे हैं कि बस आपको दूसरे देशों के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि किसी को नहीं देनी चाहिए, मगर ये देश खुद अगर बंद करें टिप्पणी देना, या नॉर्वे जैसे देश, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है सर, काफी आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी है और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोविड के बाद चीन में एक बार फिर एक दूसरे वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। हालांकि चीन में इस तरह की खबरों पर काफी लगाम लगी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें बाहर आ रही हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है। इस सब के बीच चीन के अलावा दूसरे देशों में भी इस वायरस के फैलने की खबरें सामने आने लगी हैं। ये खबर देखिए। चीन में एक बार फिर स्वास्थ्य संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के 5 साल के बाद एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV ने हमला बोल दिया है। अस्पतालों में लंबी कतार हैं, बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने के लिए प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हालांकि आपातकाल जैसी स्थिति की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल चीन के उत्तरी प्रांतों में वायरस ने तेजी से पैर पसारना भी शुरू कर दिया है। इसके मामले न सिर्फ चीन बल्कि पड़ोसी देशों में भी सामने आ रहे हैं। हालांकि श्वास की बीमारी से जुड़े इस वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वायरस ने सबसे अधिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाया है। मलेशिया, हांगकांग और भारत में HMPV के मामले सामने आए हैं। इन देशों ने अपने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से ये कई बार विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। ये वायरस खास तौर पर सर्दियों के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। हालांकि इस वायरस से सभी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ फिलहाल इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुभव के बाद HMPV के बढ़ते मामलों ने सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कोरोना की तरह ही एक RNA वायरस है, जिसमें आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। खांसना या गले में खराश होना और नाक बहना आम लक्षण हो सकते हैं। वायरस का जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा देखा जा रहा है। खांसने और छींकने से फैलने वाला HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी इसके फैलने की संभावना बनी रहती है। संक्रमित होने वाले मरीजों में इसके लक्षण 3 से 5 दिन बाद दिखने लगते हैं। शुरुआती दौर में मरीजों में खांसी और बुखार के तौर पर यह सामने आता है, यानी सामान्य वायरल के लक्षण दिखते हैं। लेकिन समय से उपचार नहीं मिलने पर मरीजों के लिए निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इस खबर पर बात करने के लिए डॉक्टर R गंगाखेडकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जब कोविड का दौर था, आपने पूरे देश में एक अच्छा खासा नेतृत्व दिया था। आज जब इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि आप नज़र बनाकर रखते हैं, ये जो चीन से वायरस को लेकर के खबर आ रही है, क्या कुछ आपके पास प्राथमिक जानकारी है? नहीं, प्राथमिक जानकारी हमारे पास क्या है, अभी दुनिया में कोई देश नहीं जहां HMPV वायरस दिखता नहीं है। सबसे पहली बात, ज्यादातर देशों में 4% लोगों में आप जब ARI और सारी के केसेस होते हैं, उनमें आपको दिखाई देता है। चाइना में सबसे बड़ा रिसर्च हुआ था, जिसमें उनको दिखा कि अलग अलग प्रोविंसेस, उनके भी बड़े प्रोविंसेस है, बड़ा देश है, तो 4 से 15% लोगों में ये इन्फेक्शन विंटर में दिखता है, ठंडी के मौसम में। अपने देश में दिखा क्या? 2016 और 2018 में ICMR की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करके है, उसमें 16,000 लोगों की 6 जगह पे टेस्टिंग हुई थी। अब उसमें क्या पता चला कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको साधा सर्दी जुकाम हुआ, हमको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों में तकरीबन 3.4% लोगों में ये HMPV वायरस दिखा। उनमें ज्यादा कौन दिखे? इन्फ्लुएंजा दिखा, रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस दिखा, ये तीसरे नंबर पे HMPV था।
अब आप जो एडमिट हुए हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से एडमिट करना पड़ा, उनमें अगर आपने देखा तो वो तकरीबन 2.6% लोगों में दिखा। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या है कि ये विषाणु हमारे देश में भी था, सारे तरफ जो दिख रहा था मेरे भी देश में था। दूसरी बात क्या दिखती है कि ये तो 3.4 रहो या 2.6% एडमिट होने वाले पेशेंट, हमको एक पता चलता है, अगर बीमारी तीव्र रहती थी, सीवियर रहती थी, तो हमको वो परसेंटेज जो है वो सारी वाले केसेस में ज्यादा दिखना चाहिए, वो दिखा नहीं। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्योंकि भारत के अंदर भी 3 मामले पाए गए हैं, तो आपसे सीधा सा हम सवाल ये पूछेंगे कि कितना घबराने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन हम सबको कभी ना कभी तो भी हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड के वैसा इन्फेक्शन है। अब जब बच्चे पैदा होते हैं, उनको कभी कभार ये इन्फेक्शन को या ये वायरस को सामना करना पड़ता है, तो उनमें बहुत छोटे प्रमाण में सीरियसनेस दिखता है, उनको निमोनिया होगा, लेकिन मौत होने की आशंका बहुत ज्यादा होगी क्या? नहीं। तो हमको ये समझना है कि बच्चों में ज्यादा दिखेगा। अब हमने आपको बोला कि 4% अपने देश में भी जो लोग हैं, ये विंटर सीजन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? नहीं, उनको अगर ये बीमारी होती है तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, ये रिपीटेड इन्फेक्शंस होंगे। 4% लोग, ये कोई मामूली बात नहीं होती है, तो इनको बार बार इन्फेक्शन होगा। लेकिन हर इन्फेक्शन के बाद में जैसा वैक्सीन के वजह से प्रोटेक्शन मिलता है, वैसा पार्शियल प्रोटेक्शन वो हर इन्फेक्शन से होगा। डॉक्टर साहब, समय कम है, तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या कुछ हमारे देश के जो लोग हैं वो सावधानी बरतें? सावधानी सिर्फ 2 चीजों की बोलूंगा। एक तो पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ना। अब हम 2 चीजें समझे, अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे अगर कॉमन कोल्ड के सिम्टम दिखे हैं, मैं बड़ा यानी एडल्ट होगा, तो मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करना है, क्योंकि दूसरे को बीमारी ना लगे। वो इन्फ्लुएंजा रहे, वो HMPV रहे, उससे कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा बीमार है, उसको अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, उसको स्कूल मत भेजो, वो दूसरों को बीमारी देने का डर रहेगा जी। अगर हम 2 चीजें अगर पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बड़े लोग हैं उनमें, और बड़े लोगों ने ही ये समझना है कि मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, मैं दूसरे बच्चों को क्यों खतरे में डालूं। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से खबर आई, खबर के बाद किसी तरह का पैनिक नहीं होना है, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हम लोगों ने कोरोना के टाइम भी अप्लाई किया था, उसको अप्लाई करना है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ने प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। नए राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भारत आए सुलिवन ने अपने समकक्ष अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। मुलाकात में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक नया और भीषण हमला किया है, जहां से रूसी सैनिक पिछले 5 महीने से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूस ने कहा कि रूसी सेना ने पूर्व यूक्रेन के मोर्चे पर निर्णायक बढ़त हासिल की है। यहां कुरखो शहर पर कब्जा कर लिया गया है, जो यूक्रेनी सेना के लिए सामरिक गढ़ बना हुआ था।
भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों की निंदा करते हुए पाकिस्तान को घेरा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कई कीमती जानें गई हैं और भारत हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की पुरानी प्रथा है। हमास ने कहा है कि वह इजरायल के साथ युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में 34 बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के अनुसार हमास ने कहा कि युद्ध विराम समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि इजरायल स्थायी युद्ध विराम और गाजा से वापसी पर सहमत हो। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि हमास ने उनके साथ 34 बंदियों का विवरण अभी तक साझा नहीं किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पर 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी सफल दावेदारी के लिए लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी से अवैध रूप में लाखों यूरो प्राप्त करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। सरकोजी पर सार्वजनिक धन के गबन, भ्रष्टाचार, अवैध वित्त पोषण और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। हालांकि सरकोजी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। स्टॉर्म ब्लेयर नाम का एक बर्फीला तूफान पूरे अमेरिका में पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इससे 7 राज्यों कंसास, मिसौरी, केंटकी, वर्जीनिया, पश्चिम वर्जीनिया, अकांसस और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 16 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है।